भारतीय कृषि। भारत में कृषि क्षेत्र की भूमिका प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि कुल जनसंख्या का लगभग 60% कृषि पर आश्रित है। कुल जनसंख्या का कितना? 60%। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र देश की कुल श्रम शक्ति के लगभग 49% लोगों के लिए रोजगार सृजन करता है। तो कृषि से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? 49%। कितनी जनसंख्या लगी हुई है? 60। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। इसका जुआ? मानसून का जुआ कहते हैं। तो यही हमारे पिछड़ने का कारण भी है। और अन्य देशों में, अन्य देश जो छोटे छोटे हैं जिनमें कृषि नहीं होती, वे बढ़ गए, उनका कारण भी यही है, क्योंकि वो काय पर डिपेंड नहीं है? मानसून पर। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि आते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे हम। कृषि पढ़ेंगे, मत्स्य पालन पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे, बागवानी पढ़ेंगे। हम इस सब चीजों को पढ़ेंगे। और पशुपालन फिर दूध भी आ जाएगा, और बागवानी में फूल भी आ जाएंगे, ठीक है ना, मसाले भी आ जाएंगे, हर चीज पढ़ेंगे इसमें हम। कृषि और भूमि की दृष्टि से विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात भारत का द्वितीय तथा चीन का तृतीय स्थान है। क्लियर है? तीन लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। कृषि योग भूमि में फसल सबसे ज्यादा कहां निकल रही, वो बात अलग है। खाद्यान्न सबसे ज्यादा कहां निकल रहा है, ये अलग बात है। पर भूमि सबसे ज्यादा कहां है? अमेरिका में। फिर कहां है? भारत में। फिर कहां है? चाइना में। जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि होनी चाहिए। कितने परसेंट की? प्रारंभ में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर लगभग 2.5% रही, जिसे 4% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत की 64.18% कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। कितने पर? वर्ष 21-22 में खाद्यान्न फसल के अंतर्गत 130.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आता है। भारत में कृषि क्षेत्र में मौसमी तथा छिपी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी और छिपी प्रकार की बेरोजगारी ये काम है कृषि में। ये तो आप जानते हैं कि भारतीय कृषि को छिपी प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं। छिपी प्रकार की बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? पूरा घर लगा रहता है, घर में जितने हैं सबरे के सबरे लगे हैं, एक भी संभाल लेता है, 10 भी कम पड़ जाते हैं। पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते? पर क्या वो 10 के हिसाब से दे पा रही है? क्या नहीं दे पा रही? ठीक है ना। तो कृषि में हमेशा व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और जबकि वो इतने व्यक्तियों की आवश्यकता के हिसाब से निकलती नहीं है। ठीक है ना। कृषि का महत्व देखिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का मूल्यांकन अधोलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में कृषि तथा संबंध क्षेत्र का योगदान 1950-51 में 55.40% था। ठीक है ना। जो 22-23 में घटकर कहाँ गया? 18.3 हो गया। मतलब आजाद भाई थे जब कितना था? 50, और आज की दशा में कितना है? 18। इसका ये मतलब है कि भारत कृषि पर डिपेंड कम होता जा रहा है, उद्योग या सर्विस पे ज्यादा जाता है, और किसी देश के लिए ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना। देश में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का कुल जीवीए में अंश 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 18 और 17 1% रहा। ये छोड़ो। भारत में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कितने सा भाग कर रहे हैं हम? 0.3। 0 पॉइंट इतने 0 पॉइंट कुछ हम वैज्ञानिक पे खर्च करते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च पे, और अमेरिका इसका 4.5 खर्च करता है। सोचो, अभी हर चीज का रिसर्च वही होती रहती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें कितना? 4.0%। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% लाने का सुझाव दिया है। कितना लाएंगे? 5। और अभी 0 में ही चल रहा है, 0 पॉइंट में ही चल रहा है। लाने का लक्ष्य कितना है? 5। अमेरिका कितना कर रहा है? 4। वो 4 में इतना आंग है, तुम 5 कर लो। तुम समझ रहे हो ना? चंद माप खेती करे आओगे तुम। रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व। देश में कुल रोजगार में कृषि तथा संबंध व्यवसाय का हिस्सा 48.9% है। 1950-51 में भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70%, 70 कह सकते हैं, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में लगा हुआ था। वर्तमान में 55% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। इसका मतलब है कि इतने सारे लोग जो थे, अंतर जो आया, वो अन्य काम करने लगे, कुछ और भी होने लगा ना। कुल रोजगार में
कुल रोजगार में कृषि और व्यवसाय का 49% है। वर्तमान में प्रत्येक कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। ये रोजगार दे रही है, ये जनसंख्या लगी हुई है। अच्छा पहले में, हाँ वो याद रखना लगभग इतना ही प्रतिशत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व। भारत में प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती, पटसन, वस्त्र उद्योग, चीनी, वनस्पति, बागान उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हथकरघा, अब ये सब आप जानते हैं, इन्हें कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं। ये देखिए, छठवीं आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार देश में कुल 58.5 मिलियन प्रतिष्ठान कार्यरत थे, जिसमें से 34.8 मिलियन प्रतिष्ठान ग्रामीण क्षेत्र में थे। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र में कितने थे? 34.8%। देश में मौजूदा कुल उपक्रमों में 77.6% गैर कृषि कार्य में, शेष 22.4 कृषि कार्य में संलग्न थे। ठीक है ना, ये उद्योग है कृषि संबंधित उद्योग। कितने हो गए? 22.5। और वैसे कितने हो गए? 77। गैर कृषि हो गए। गैर कृषि मतलब कृषि संबंध नहीं रखते हैं। और कृषि पर निर्भर कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि क्षेत्र का महत्व देखिए। वर्ष 21-22 में देश के निर्यात में कृषि एवं संबंध वस्तुओं का योगदान 11.9% था, जो 22-23 में घटकर 11.6% हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 0.3% की कमी दर्ज की गई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 22-23 में हम कृषि संबंधित चीजें जो बाहर बेचते हैं वो कितने % बेचते हैं? 11.6। ये ध्यान रखना है बस। 21-22 के दौरान कृषि एवं संबंध वस्तुओं का आयात देश के कुल आयात का 4.4% था, जो 22-23 में घटकर 4.1% होगा। जी आना हो गया। 21-22 में कितना मंगा रहे थे? 4.5 मंगा रहे थे। अब कितना मंगा रहे हैं? 4. इसका ये मतलब है कि हम कुछ करने लगे हैं। अगर किसी पड़ोसी से सामान ले जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास नहीं है। और अगर उससे कम लेना कर दिया, इसका मतलब क्या है? अपने पास खुद हैगा। फलस्वरूप कृषि संबंधी वस्तुओं के आयात में 0.3% कमी दर्ज की गई। नोट देखिए, कृषि एवं संबंध उत्पादों में समुद्री उत्पादों को भी समाहित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कृषि में ही किया जाता है। समुद्र में जो फसलें उगाई जाती हैं या समुद्र से जो चीजें प्राप्त होती हैं वे भी काम में की जाती हैं, कृषि में ही इंक्लूड की जाती हैं। भारत विश्व में कृषि उत्पादों के 10 अग्रणी निर्यातकों में से एक है। निर्यात मतलब बाहर बेचना, टॉप 10 में आते हैं उसमें हम। विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार कृषि और खाद्य उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा निर्यात में 2.5% और आयात में 1%। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ें एक बार और इसे अच्छे से। निर्यात मतलब बाहर कितना भेज रहे हैं? 2.5, और मंगा कितना रहे? 1.7। बस इतना ध्यान रखना है। कृषि एवं खाद्य पदार्थों के वैश्विक निर्यात में भारत वर्ष 2019 में 8वें स्थान से ऊपर उठकर वर्ष 2023 में 7वें स्थान पर। यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या? कृषि एवं खाद्य पदार्थों के वैश्विक निर्यात में। निर्यात मतलब क्या होता है? बाहर भेजने में। कितने नंबर पे थे हम? 8वें पे। अब कितने पे आ गए? तो टॉप 10 में ही है कि नहीं है? वर्ष 2023 में कृषि एवं खाद्य पदार्थों के वैश्विक आयात में भारत का स्थान 8वां है। आयात में कौन सा है और जाने में कौन सा है? क्या 7वें नंबर पे रहे हैं? मंगा 8वें नंबर पे रहे हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र का कुल जीवीए में अंश देखिए। 21-22 में कितना था? 22-23 में कितना है? 2011-12 के आधार मूल्य पर है। ठीक है ना, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की औसत वृद्धि 0.6% रही, जबकि 4% का लक्ष्य रखा गया। कितने का? वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 4 हुई। कितनी? 1.5%। कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 11.6। 22-23 के कृषिगत आयातों में सर्वाधिक योगदान खाद्य तेल का रहा है। ये ध्यान में रखना। हम विदेशों से जो चीजें मंगाते हैं कृषि संबंधित, उसमें सबसे ज्यादा क्या मंगाते हैं? तेल। और तेल में भी आप जानते, पाम तेल ज्यादा मंगा लेते हैं हम। अब वो 11 और 1 में उपयोग। खाद्य तेल कितना? 2.5-3% हो गया लगभग। 22-23 के कृषिगत निर्यातों में प्रमुख योगदान क्रमशः अनाज, समुद्री उत्पाद और मसालों का रहा है। निर्यातों में सबसे योगदान क्या करा? अनाज, समुद्री उत्पाद और मसालों। भारत सरकार ने 22 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 2022 तक मोदी सरकार ने। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंश निरंतर कम होना विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाता है। यह ध्यान रखना। शुरुआत में बोला था हमने 50% थे हम हो गए कि नहीं हो गए?
इंडिया विजन 2020 के लक्ष्य अनुसार जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 6% निर्धारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। काय के अनुसार लक्ष्य जो रखा गया था वो कितना रखा गया है 6%। कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 19-20 में कृषि तथा संबंध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण सकल मूल वर्धन के अनुपात का 15.9% हो गया है। देश के कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि और संबंध क्षेत्र का हिस्सा 2021 में 7.9%, मतलब जो पैसा आ रहा है ना देश के पास कृषि से कितना मिल रहा है उसमें, ठीक है ना। कुल पूंजी में कृषि से पैसा कितना आता है। कृषि क्षेत्र में 80% से अधिक निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा कम, प्राइवेट सेक्टर द्वारा पैसा ज्यादा लगाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, खाद आ रहा है, दवाई आ रही हैं, सरकार तो दे नहीं रही। कौन दे रही? प्राइवेट कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही। इंडिया विजन 20 के लक्ष्य अनुसार जीडीपी में कृषि क्षेत्र कृषि और कुल भूमि की दृष्टि से विश्व 5 शीर्ष स्थान। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? दूसरे नंबर, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे। टॉप 5 का नाम याद रखना, आपसे क्रम पूछ सकता है, ठीक है। आजकल पीएससी को अच्छा लगता है क्रम पूछना। प्रतिशत की दृष्टि से कृषि और भूमि वाले 5 शीर्ष देखियो परसेंट के आधार पर। पहले नंबर पर कौन है? दूसरे पर, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। परसेंट अलग होता है, आंकड़े अलग हो जाते हैं, नंबर अलग होता है, जानते हो ना इतना तो आप। भारत के कृषि योग भूमिधारी 5 शीर्ष राज्य भी देखिए। सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है कृषि? राजस्थान के। दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे और लास्ट पे कर्नाटक है। मतलब लास्ट नहीं, मतलब 5वें पर। याद करना है भाई साहब, सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है। सबसे बड़ा क्षेत्र भी है कि नहीं है? क्यों वहां पहले चलिए आगे देखिए। तो बीएससी का एमपीपीएससी स्पेशल देखिए। भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग भूमि का मात्र 11% है, मात्र। जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या का पोषण करते हैं हम। देख रहे हैं आप, अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जमीन होना है कम और जरूर बढ़ने ही बढ़ने हैं। आज जमीन क्यों बढ़ेगी? शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण के लिए क्या है? कृषि योग भूमि जाएगी कि नहीं जाएगी? और तुम जानते हो जनसंख्या बढ़नी ही बढ़नी है। इसका मतलब है कि भुखमरी की स्थिति तो बनी रहेगी और इसे दूर करना है तो टेक्नोलॉजी कृषि पे लगानी पड़ेगी। परंपरागत खेती जो भारत में चल रही है और मौसम पे आधारित है, अगर यही हाल चलता रहा एक दिन अनाज के लाइन तरस जाएंगे हम। जहां भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, वहां भारत दूसरे पर निर्भर हो जाएगा काय में? कृषि पर। आज विदेशों का पालन पोषण भारत कर रहा है, कल भारत का ही पालन पोषण करने के लिए विदेशों से मंगाना पड़ेगा। कृषि जोत देखिए। कृषि जोत भूमि के उस क्षेत्रफल को कहते हैं जो प्रत्येक किसान परिवार के पास अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उपलब्ध होता है। तो आप सबके पास कृषि योग भूमि होगी, जिनके पास भी है इतनी जमीन, पर खेती तो इतने पे हो रही होती है कि नहीं। बाकी तो हम जानते हैं कि किसी में मकान बना लिया, किसी में कुछ बना लिया, किसी में कुछ धर लिया, बाकी कितने पे कृषि कर रहे हैं उसे कहते हैं क्या? कृषि जोत। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत को सीमांत जोत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में 68.52 सीमांत जोत पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सीमांत है। 1 से 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि को लघु जोत कहा जाता है। सबसे पहले सीमांत, सबसे नीचे, फिर आगे कौन? लघु। 2 से 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि को मध्यम जोत कहा जाता है। तो सीमांत, लघु, मध्यम। 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल या इससे अधिक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि को बृहद जोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहद, सबसे बड़े, ठीक है ना। तो याद रखना कितने से हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम है भी कौन है? भारत में सीमांती ज्यादा है। 1 से 2 हेक्टेयर वालों को लघु, 2 से 4 वालों को मध्यम और 10 हेक्टेयर से ऊपर वालों को बड़े किसान कहते हैं। बड़े किसान। 10 हेक्टेयर मतलब कितना हो गया? 50 बीघा हो गई। कितनी बीघा? 50 बीघा से ऊपर जिनके पास है वे सबरे के सबरे कौन है? बड़े किसान हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। बाकी भूमि डली रहती है, पड़ती भूमि कहते हैं जिसे हम
बंजर भूमि कह देते हैं जिसे हम। बृहद जोत को दृष्टि से प्रमुख राज्य नागालैंड। क्या? बृहद जोत मतलब सबसे बड़े किसान सबसे ज्यादा कहां है? अब जानते जनसंख्या ही नहीं है, लगा जमीन ही जमीन हैगी, तो नागालैंड, फिर पंजाब, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर ये बृहद जोत वाले हैं। सबसे ज्यादा बड़े किसान कहां देखने को मिलेंगे आप? नागालैंड में। ठीक है, फिर कहां मिलेंगे? पंजाब में, फिर और फिर लघु जोत की दृष्टि से प्रमुख राज्य देखिए, केरल। कौन? केरल, लक्षद्वीप, दमन एंड दीप, फिर है बिहार। भारत में 17.68% जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य है। ठीक है ना? 1 से 2 हेक्टेयर में कौन आते हैं? लघु। वे कितने आते? 69, 68, 69 रहते ना, सबसे ज्यादा वे ही है। ये कितने हैं? 17। अब आओ काय पे? पशुपालन पे। कौन को पलवाएंगे? पशु को पलवाएंगे। देखियो, विश्व में भारत का पशुधन संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा पशु कहां है? भारत में। दूसरा स्थान ब्राजील का और तीसरा स्थान चीन। याद कर लो कौन कौन से हो गए, पढ़े। पढ़ाऊं हो गए, आगे चले। भारत गो पशु, गो पशु मतलब गाय और बैल और भैंस में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है ना? तो अपने पास गाय, बैल, भैंस सबसे ज्यादा है। भारत बकरी में प्रथम तथा भेड़ों की संख्या में द्वितीय स्थान रखता है। 20वीं पशु धन जनगणना 2019 के अनुसार देश में पशुधन की कुल संख्या 536.76 मिलियन थी। ये पशु थे की गणना के अनुसार। 20वीं गणना कब हुई थी? 19 में। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में गो पशु, ये याद नहीं करने हैं। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, चाहे याद कर ली। 536 मिलियन पशु हैं अपने पास। ठीक है ना? उनमें सबसे ज्यादा कौन से हैं? गो पशु हैं। गो पशु में गाय और बैल हैं। पशुधन देखो, गाय बैल में प्रथम है हम। पढ़ो का लिख रहे हैं। विश्व पशुधन में भारत का गाय बैल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अपने पास रखते हैं हम। बकरी में नहीं, भैंस में प्रथम, बकरी में प्रथम, भेड़ में, कुक्कुट में, कुक्कुट मतलब मुर्गा मुर्गी हो गए। ठीक है ना? बतख में, और संपूर्ण पशुधन में प्रथम। विश्व दूध उत्पादन में 1998 से ही भारत का पहला स्थान रहा है। 98 से पहले नंबर पर चल रहे हैं काय में? उत्पादन में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 18-19 में 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर 21-22 में 221.6 मिलियन टन हो गया। संपूर्ण विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का योगदान 24% है। बस ये ध्यान रखना, प्रथम पे है और 24% दे रहे हैं पूरे विश्व में दूध। ठीक है ना? देश के कुल दूध उत्पादन में विभिन्न प्रजातियों का योगदान। कुल भैंस, सबसे ज्यादा भैंसें दूध दे रही हैं, फिर गाय, फिर बकरी और भेड़। इतना सब जाना है यार, याद करने की कोई जरूरत। 5 दुग्ध उत्पादक राष्ट्र देखिए, सबसे ज्यादा दूध कहां हो रहा है? फिर कहां करवा रहे हो? फिर पढ़ लो बाकी के। मैं पढ़ दूंगा यार, नहीं पढ़ूं? एक बार और याद करो अच्छे से। तक तो कम ही पढ़ पा रहे हो, तो याद हो जाना चाहिए, ऐसे पढ़ के बताओ करे। ठीक है, 5 गो पशु संख्या वाले राज्य करने याद। 5 जे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा दूध कहां हो रहा है? राजस्थान भाई साहब में, है ना? तीसरे नंबर पे तुम कौन से पे हो? तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे और 5वें पे आंध्र प्रदेश। ये जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? याद कर लेना प्रिय छात्रों। 15 मार्च 23 को जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 22 के अनुसार 21-22 के दौरान दुग्ध उत्पादन में 5.29% की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल दूध उत्पादन 221.06 मिलियन टन हो गया है। ठीक है ना? दूध में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 5.29% की। वर्ष 21-22 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन है। 400-450 ग्राम दूध हर एक व्यक्ति के लिए है भारत में। है ना? इतना तो तुम ले सकते। ठीक है ना? 2 बेर चाय पी ली, 3 बेर पी जा, तो 444 ग्राम है आपके लिए दूध, है ना? तुम चाय नहीं पी रहे तो दूध पी जाओ, है ना? 450 ग्राम ही पीना है।
मत भी जाइए भैया, नहीं तो क्यों, नहीं तुम रो भी हमें दे दो। स्टेट और यूनियन टेरिटरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट 2022 के अनुसार 21-22 में पशुधन उत्पाद में 129.60 बिलियन अंडे, ये तो कहा तो ना, नहीं संडे हो मंडे कुछ खाओ, अंडे तो चाय नहीं पीते ना, अंडे खाते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है। मतलब है ना, चाय काय नहीं पी रहा है, अंडे में ज्यादा मजा आ रहा है उन्हें। 12,000 टन ऊन और 9.29 मिलियन टन मांस का उत्पादन हुआ था। पशुओं का मांस तथा ऊन की प्राप्ति हेतु प्रजनन कराना स्टॉक फार्मिंग कहलाता है, ये ध्यान रखना। क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। वर्तमान में देश में प्रोटीन की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता लगभग 11.3 ग्राम है, जबकि इसका विश्व औसत 29 ग्राम है। भारत में कितना प्रोटीन मिल रहा है एक व्यक्ति को? इसमें कितना है? 29। देख लो आप, आपको प्रोटीन कितना मिल पा रहा है? मात्र 10। विश्व में कितना है? ग्राम। मतलब इसका ये मतलब है कि खाने में प्रोटीन की कमी तो है अपने इधर, और प्रोटीन की कमी इसका मतलब कुपोषण के शिकार तो हो तुम, ठीक है ना। इसलिए तुमने देखा होगा बिल्कुल गिरे से डरे रहते हैं। कुल पशुधन संख्या की दृष्टि देश में प्रथम, दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। कुल पशुधन में सबसे ज्यादा, फिर और 5 ऊन उत्पादक राज्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ऊन का मिलेगी, फिर 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 हिमाचल सबसे ज्यादा, राजस्थान सेकंड पे, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। ये 5 मांस उत्पादक राज्य देखिए, सबसे ज्यादा मांस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। मांस में आ गए। अंडा कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा? अंडा आंध्र प्रदेश। पहले पहले याद जान रख लेना, पहले पहले ही पूछता है। मध्य प्रदेश का कोई नाम हो तो उसे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। खैर हम जो उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं, हम तो शुद्ध आत्मा वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले पे कौन है? आंध्र प्रदेश, फिर कौन है? तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। मतलब कुल मिलाकर देखा साउथ ही है ज्यादातर, अंडा में नहीं है। मत्स्य पालन देख लीजिए, भारत चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि देश है। मछली पालन में कौन से नंबर पे है? तीसरे में। और जल कृषि में दूसरा। भारत वैश्विक उत्पादन का 7.5% हिस्सा उत्पादन करता है। यह देश के सकल मूल्य वर्धन में, जीवीए में लगभग 1.5% और कृषि जीवीए में 6.5% से अधिक का योगदान है। जाए मत करो, जाए कर लो याद। भारत के वित्तीय वर्ष 2021 में 145 लाख टन रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया था। 145 लाख टन। गए होते हैं जी पश्चिम बंगाल, बंगाल गए होगा, तटीय राज्यों में गए होगे कभी घूमने फिरने? मछली पहाड़ जैसी टिकी रहती हैं, पहाड़ हैंगे ना, ऐसे कैसे मछली के ढेर लगे रहते हैं, बदबू आती है भयंकर, सड़ रही होती है, सूख रही होती है। घर के ले आओ करे वहां से, ठीक है ना, पैकेट पैक करा लाए मछली, ठीक है ना। मछली का आटा मिलता है वहां पर, ठीक है ना, मछली का तेल मिलता है वहां पर, आइए दिक्कत नहीं। तेल तो फायदा करता है कि नहीं करता है? नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल हटा देता है। ओमेगा 3 मरीज को आते हैं ना, जो हार्ट पेशेंट वाले, हम कर रहे थे वहां तेल देते हैं, ठीक है ना। तुम्हें खाने ना पड़े, अलसी खाओ, अलसी बहुत लाभदायक होती है। वह अपन अंकुरित अनाज खाते हैं ना, उसमें अलसी खाओ। अलसी खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है। जम गया है ना, गाय पर बिल्कुल धो देता है, कोलेस्ट्रॉल घटा देती है, ओमेगा 3 रहता है उसमें, ठीक है ना। आओ, मत्स्य पालन भारत में लगभग 28 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में आंध्र प्रदेश मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मछली सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है, और अंडा भी कहाँ हो रहा है। उसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। मत्स्य पालन के लिए नए केसीसी धारकों की सीमा केवल 2 लाख है। मत्स्य पालन जो करते हैं उन्हें भी केसीसी है, पर मिलता कितना है? 2 लाख रुपया। मछली पालन करने वाले किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 18-19 में मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार किया है। 18-19 में केसीसी चालू कब हुआ था? 2000 में, 99-2000 में ही हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने चालू किया, पता है ना। मत्स्य पालन के लिए कब हुआ था? मोदी सरकार ने। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 5 वर्षों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
कितने 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम की एक प्रमुख योजना चालू की गई है। ठीक है ना, कौन सी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम की एक प्रमुख योजना चालू की गई। खैर ये पेपर में आने से रही, वो उसमें नाम से ही दिख रहा है, मत्स्य लिखा है। बागवानी, नाम तो सुना होगा बागवानी का। बागवानी के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। सब्जी, इनके क्रम देखेंगे। फल, इनके क्रम देखेंगे। पुष्प और मसाला, तीनों के देखेंगे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 84 में। मुख्यालय कहां पर है? इंपॉर्टेंट हो गया बहुत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहां है? मैजीफेमा, नागालैंड में है। केंद्रीय बागवानी संस्थान और राष्ट्रीय बागवानी केंद्र, और ये बोर्ड है और ये संस्थान है। ये कहां पर है? मैजीफेमा, नागालैंड में। तुम जान दो ऑप्शन में जे ना लिखो मैजीफेमा, ऐसा लगा विदेश में है। भारत के 3 नाम दे देंगे, उनमें से लगाए आएंगे, ये तो भारत में है, विदेश का कहीं है। हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार 21-22 में कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 28.04 मिलियन हेक्टेयर रहा। बागवानी फसलों का हेक्टेयर कितना रहा? क्षेत्र कितना रहा? 28% रहा है। बागवानी कितने परसेंट पर? वर्ष 21-22 में बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न फसलों की तुलना में दिख रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न में गेहूं चावल आ गए, उनसे ज्यादा उत्पादन रहा है बागवानी का, सब्जी फूल फल। ठीक है ना, किसान अब क्या है कि इन परंपरागत खेती की अपेक्षा सब्जी फूल इन पे जा रहा है, फलों पे जा रहा है। ठीक है ना, सब्जी उत्पादन देखिए, उद्यान विज्ञान की यह शाखा जिसके अंतर्गत शाकोत्पादन वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, शाकोत्पादन या सब्जी विज्ञान कहलाता है, ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जियां, 115 ग्राम पत्तियों वाली, 115 ग्राम अन्य, तो 70 ग्राम जड़ वाली का प्रयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ऐसा आंकड़ा पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, इसलिए पूछ सकता है कि भारत सरकार, आप जानते हैं, कुपोषण से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है कि नहीं, उसके हिसाब से ये चीजें पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए कितने ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है? 300 ग्राम। ठीक है ना, जिसमें से 115 ग्राम पत्तियां, 115 ग्राम अन्य और 70 ग्राम जड़ वाली। ठीक है ना, देश में सब्जियों की उपलब्धता 2005 के 279 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़कर 2017-18 में 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। तो आपको दूध तो आपने देखा था 444 ग्राम हो रहा था। हाँ, सब्जियां कितनी मिल रही हैं आपको? 393 ग्राम एक दिन में। ठीक है ना, भारत में वर्ष 2021 में 200.44 मिलियन टन कुल सब्जी का उत्पादन हुआ, जो 21-22 के तृतीय अग्रिम अनुमान से बढ़कर 204। हटाओ। विश्व के कुल सब्जी उत्पादन में भारत का योगदान 11.38% है। ये इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में हम सब्जी कितनी उत्पन्न कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जितनी सब्जी हो रही है उसमें भारत का योगदान कितना है? 11.38%। सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट है। सब्जियों में कौन से नंबर पे है? दूसरे स्थान। भारत विश्व में अदरक, प्याज, भिंडी के उत्पादन प्रथम स्थान पे है। काय में? ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा अमृत हो रहे हैं। भारत विश्व में आलू, बैगन, लहसुन, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं टमाटर के उत्पादन के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। यार अब इतना तो नहीं पूछेगा वो। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। चने की हरी पत्तियों, हरी मटर, लोबिया, बथुआ, फूलगोभी आदि में समुचित मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है जो ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में उगाई जा सकती है। ये ध्यान रखना, काशी लालिमा किसकी प्रजाति है भाई, ये नाम ध्यान रखना। ठीक है ना, शीर्ष 5 सब्जी उत्पादक राज्य। सबसे ज्यादा सब्जी कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में। उधर का याद नहीं रखना, इधर का ही ध्यान है। सबसे ज्यादा सब्जी कहाँ हो रही है? फिर बस तीसरे नंबर पे हमें सब्जी में मध्य प्रदेश। ठीक है ना, अब अपना स्पेशल देखो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तकनीक से आनुवांशिक रूप से परिवर्तित आलू जीएम पोटैटो का विकास किया गया। इसमें सामान्य आलू की तुलना में 40% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आलू में तो आपने देखा हुआ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन पाया जा रहा है। तो 40% प्रोटीन पाया जाता है। वैसे आलू में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कौन सा आलू है? जीएम पोटैटो।
आलू के आलू को चौलाई पौधे के एक जीन AM1 के साथ अनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग कर परिवर्तित किया गया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बहुत सारे स्पेशल मिलेगा। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। किसका घर? ये तो आप जानते हैं, शुरुआत ही कहा जाता है। आधे गुलाम तो जय के बत्तल बन गए हम। मसाले नहीं गुलाम बनाए थे कि नहीं बनाए थे? भारत में केरल राज्य को कई प्रकार के मसालों फसलों के उगाए जाने के कारण मसालों का बागान भी कहा जाता है। किसको? केरल को। भारत को मसालों का घर और मसालों का बागान किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। केरल में काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के अतिरिक्त पत्ती और बीज वाले मसालों का उत्पादन होता है। वर्तमान में भारत मसालों और मसालों के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। ये नई चीजें में अपन लेंगे, ठीक है। पैदा भी ज्यादा हो रही है, अभी ज्यादा रहे हैं और भेज भी ज्यादा रहे हैं। भारत में वर्ष 21-22 में मसालों का उत्पादन नहीं रहा है। भारत में मसालों की उत्पादन नहीं रही है। विश्व मसाला व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 10%। सब्जी में 11% थी, मसालों में। संसार के 4 सबसे बड़े मसाला उत्पादक राष्ट्र देखिए कौन से? भारत पहले पे ही है, पर दूसरे नंबर पे इथोपिया, ठीक है ना, फिर तीसरे पर तुर्की और फिर बांग्लादेश। पहले पे भारत, फिर और फिर मेथी एवं सौंफ के उत्पादन में क्रमशः राजस्थान व गुजरात का देश में पहला स्थान है। काय में? ये नहीं पूछ रहे तुमसे, है ना, ये मेथी मेथी पूछेंगे कहा रहे। देश में मसालों के संपूर्ण निर्यात में काली मिर्च एवं हल्दी का योगदान 50% से अधिक है। मतलब सोचो हम कितना बाहर भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं। सबसे ज्यादा मसालों में हम सबसे विदेश में सबसे ज्यादा क्या भेजते हैं? तुम जानते काली मिर्च नहीं गुलाम बनाया था कि नहीं? मसालों की रानी कौन है? काली मिर्च है, इसने गुलाम बना दिए। खाते हो तुम? हम नहीं खाए सर, हमें पैदा इतनी हो रही, बाहर भेज देते हैं, तो इसे भेज रहे हैं 50%। यहाँ के खाने लगेंगे तो फिर सब लोग जही ना दल लेंगे। ये जो लाल मिर्च होती है ना, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा फायदेमंद होती है, वो नुकसानदायक होती है। आपने देखा हार्ट पेशेंट होते हैं, लाल मिर्च मना कर देते हैं, मतलब कोई ना कोई नुकसान तो पहुंचाती है, ये नहीं पहुंचाती। काली मिर्च को मसालों का राजा तथा काला सोना भी कहा जाता है। काला सोना, कोयल लगाया हो तुम, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। मसालों की रानी उपमा इलायची को प्रदान की गई है। मसालों की रानी कौन है? इलायची। और राजा कौन है? बताओ। लौंग का होएगा फिर। लौंगे का क्या फिर? उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर तक ऊंचाई की पहाड़ी ढाल और 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक के वार्षिक ताप परिसर वाले क्षेत्र में काली मिर्च की फसल अच्छी होती है। उगा लेना आप। विश्व में काली मिर्च के उत्पादन भारत का प्रथम स्थान है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है थाईलैंड, चीन और इथोपिया। काय में? काली मिर्च। अपना ही ध्यान रख लो, अपन कौन से पे हैं? पहले। बस भारत हर साल लगभग 1200 टन कच्ची हींग का उत्पादन आयात करता है, क्योंकि अपने इधर हींग बहुत कम होती है। हींग अफगानिस्तान वगैरह में ज्यादा होती है, ठंडे क्षेत्रों में, ठीक है ना। भारत वर्तमान में अपने हींग के कुल उत्पादन का 40% उपभोग करता है। कितना? ठीक है ना भैया। अक्टूबर 20 में भारत ने हींग के पौधे की पहली बार खेती की थी। लियो, कहां पर? बताए थे शायद उत्तराखंड में बताई थी शायद, या हिमाचल में, कहां पे बताई थी? हैं? चंबल में? चंबल में खेती हींग की? हाँ, वही मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, अभी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा लाहौर घाटी में पहली बार हींग की खेती गई। कहां पर? हिमाचल में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर कह रही, देख रहे हैं आप। 2019 में BBC की एक रिपोर्ट में पाया गया भारत हींग के आयात के लिए ज्यादातर अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान पर निर्भर करता है, ठीक है ना। खेती बड़ी कठिन है इसकी। आओ 5 मसाला उत्पादक राज्य। सबसे ज्यादा मसाला मध्य प्रदेश में हो रहा है। कितना हो रहा है? 3.53। हाँ, केरल का पढ़ते थे, अब मध्य प्रदेश आ रहा है, ठीक है ना। फिर पढ़ नहीं पाओ यार ढंग से तुम, पढ़ना लाइन से दोबारा। पहले पर, फिर 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 और फिर पढ़ लिया? पढ़ो एक बार और।
आपने अंदर पढ़ो, अंदर पढ़ लो, है ना, याद कर लो। याद करना मुश्किल हो रहा होगा, है? हो गया याद? अच्छा, कल के सब याद हो गए? कोई हो गए? ऐसे याद कुछ ना कुछ बना लिया करे, याद करने में देखो इससे क्या बन जाएगा। मर जीटी पे काका, काका है थे, ये काका आएंगे कर्नाटक से, कौन हो गए काका, मसाला खा के मर गए जीटी रोड पे। एम फॉर, आर फॉर, टी फॉर, टी फॉर, के फॉर, ठीक है ना, तो मसाला खा के कौन मर गए, काका, ठीक है ना, तो मर गए जीटी रोड पे। आओ, मसालों की शीर्ष उत्पादक राज्य, अदरक में सबसे ज्यादा कौन है, कौन है, अपने ही पढ़ ले, अपनो ही अकेले ध्यान रख लो, है ना, पहले पे और मध्य प्रदेश को। अदरक में सबसे ज्यादा कौन है, धनिया में, लहसुन में, काली मिर्च में, देखो केरल, छोटी इलायची में, बड़ी इलायची में, लौंग में, हल्दी में, और केसर में जम्मू कश्मीर। आओ पुष्प देख लीजिए आप। देश में कृषि जलवायु की बहु विविधता के कारण संपूर्ण वर्ष भर विभिन्न प्रकार के फूलों का उत्पादन होता रहता है। हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भारत सरकार के अनुसार 21-22 के तृतीय अग्रिम अनुमान में पुष्प एवं सुगंधित पौधों का कुल क्षेत्रफल 0.95 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें कुल फूलों का, छोड़ो, भारत संसार का सर्वाधिक खुला फूल उत्पादक राष्ट्र है। खुला फूल मतलब पत्तियां, अच्छू तो कह लो यार। संसार में पुष्प उत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फूलों के जो भूमि है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में है। पुष्प उत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। वहीं वर्ष 21-22 में कुल 0.66 मीटर हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती की गई, जिसमें कुल 0.68 मीटर टन उत्पादन हुआ। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प गेंदा है। सभी जानते हैं गेंदा जल्दी हो जाता है। पुष्प उत्पादन क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 राज्य क्रम से कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। पुष्प उत्पादन में हम तीसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे कौन है, कर्नाटक। संपूर्ण पुष्प उत्पादन की दृष्टि देश में तमिलनाडु का प्रथम, कर्नाटक का द्वितीय एवं मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कौन है पहले पे, फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यही आपस में बदल गए, कौन हो गया, कहां गए, तमिलनाडु कर्नाटक आगे पीछे हो गए, हम तो वहीं तीसरे पे आएंगे, तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी हम कौन से नंबर पे हैं, तीसरे पर। भारत में स्थापित आदर्श 9 पुष्पोत्पादन केंद्र है। माहौली पंजाब, ये नहीं पढ़ना है। विश्व में नीदरलैंड मतलब हॉलैंड पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पढ़ा है हमने, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। काय के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की खेती, जिसके फूलों के व्यापार में लगभग 57% का योगदान है, तथा कोलंबिया एवं इक्वाडोर क्रमशः दूसरे और तीसरे पर है। दूसरा तीसरा रहने दो, पहले का ध्यान कर लो। सबसे ज्यादा फूल कहां होते हैं, और भारत में तमिलनाडु में, कहां पर, और भूमि सबसे ज्यादा किसके पास है, कर्नाटक के पास। पायरेथम नामक पदार्थ जो कि मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना भैया। तो गेंदा के फूल को जला दिया करे, मच्छर चला जाया करेगा। बोनसाई ठिगने पौधों की खेती की एक जापानी कला है। बोनसाई ठिगने पौधों की खेती की एक जापानी कला है, जिसमें पेड़ों को गमलों तथा मोलक सेल्स में उगाकर ठिगना बनाया जाता है। मतलब इतना सा पौधा दिखेगा, लेकिन उसके जो मेन पार्ट है वो इतना मोटा हो जाता है, उसकी जड़ों में अगर देखेंगे ना, मतलब वो पेड़ वास्तविकता में जैसे बर का पेड़ होता है कितना बड़ा दिखता है, लेकिन उस जैसी आकृति आपको वो ठिगने पौधे में दिख जाएगी। तो वो पौधे की कौन सी कला होती है, जापानी कला होती है। क्या नाम दिया जाता है, बोनसाई। बोनसाई का मतलब होता है ठिगने पौधे। कौन से पौधे, आम होगा वो इतना सा होगा, पर कैरी भयंकर लग रही होंगी, आम लग रहे होंगे वहां में। नहीं अपने खेतन में आम देखिए, आप इतने बड़े हो जाते हैं कि लगता ही नहीं है, मतलब बड़े हो जाएंगे तब लगेंगे, वहां इतने इतने से आम में लग रहे हैं। ऐसी कला विकसित की जाती है, ठीक है ना। ऐसी कला क्या कहते हैं,
बोनसाई। बोनसाई का उत्पत्ति केंद्र चीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत में मुगल बादशाहों द्वारा गुलाब, नरगिस, डैफोडिल्स तथा कार्नेशन ईरान तथा सेंट्रल एशिया से लाए गए थे। अभी नहीं, छोड़ दो। भारत में गुलाब मुगल बादशाह बाबर लाया था। अभी पता है? पता है क्या ना? नहीं है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें राष्ट्रपति भवन में, आप जानते हो ना वो नाम बदल दिया उसका, तो वहां पे बगीचा था, उसके क्या नाम था उसका? मुगल गार्डन है ना? मुगल गार्डन था ना, वहां सबसे ज्यादा गुलाब तो थे ही, मुगल काल में लगाए गए थे वो। गुलाबों को फूलों का राजा की उपमा दी जाती है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली पुष्प की खेती की जाती है। विश्व पुष्प बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 0.4% की है। ठीक है ना? खैर ये तो पेपर में आने से रहे। संसार में सर्वाधिक पुष्प आयातक राष्ट्र कौन सा है? जर्मनी और नीदरलैंड। संसार में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक फूलों की खपत कहां होती है? स्विट्जरलैंड। सबसे ज्यादा फूल जहां खाते होंगे शायद। अरुणाचल प्रदेश को वनस्पति तथा प्राणी जातियों की समृद्धता और व्यापक जैविधता के कारण इसे प्रकृति का गुप्त खजाना, अरुणाचल प्रदेश को क्या? प्रकृति का गुप्त खजाना और ऑर्किड की विविध फसलों का घर की संज्ञा प्रदान। ये तो मैंने पढ़ा है ऑर्किड का, ये शायद आपको पता हो। हाँ, नया नाम मिल गया। प्रकृति का गुप्त खजाना किसको कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को। और ये ऑर्किड की विविध किस्मों का घर कहा जाता है किसको? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है ना? सफेद फूल होते हैं ना ऑर्किड के, देखिए। देख क्या करोगे यार? आओ फल पढ़ लें हम। फलों में देखो, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार भारत विश्व में फलों के उत्पादन में दूसरा, उसमें और फल में, सब्जी में दूसरा, पहले चीन है। क्या नाम है पहले? हम खुला फूल में है पहले पर, है ना? वैसे नीदरलैंड पहले पे है। विश्व में फल उत्पादन में शीर्ष स्थान के कौन रखता है? चाइना। सबसे ज्यादा फल कहां हो रहे हैं? चाइना में। 2021 में कुल फलों के उत्पादन, ये नहीं पढ़ना है। आओ, भारत में शीर्ष फल उत्पादक क्षेत्रफल वाले राज्य, केवल क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा फलों का क्षेत्रफल कहां पर है? महाराष्ट्र। फिर फिर मध्य प्रदेश। फूल में हम तीसरे पे थे, फल में हो गए चौथे पे। पहले फूल आता है कि फल आता है? फूल पहले आता है तो तीसरा है, फल बाद में आता है तो चौथे है। ठीक है ना? यानी फल आ रहा हो तो पहले। भारत में संसार का 40.37% आम, 43.67% पपीता, 17.5 नींबू और 25.5 केला का उत्पादन होता है। मतलब आम सबसे ज्यादा हो रहा है। आम हो रहा है कि नहीं? भारत सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य देखो, उत्पादन वाले फल सबसे ज्यादा कौन सा होता है? केला, फिर आम, फिर और फिर अमरूद। तुम तो बस इतना से ध्यान रखो, भारत में सबसे पहला दूसरा याद रख लो बस। सबसे ज्यादा क्या होते हैं? केला, केला, फिर आम। भारत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादन किए जाने वाले फल है कौन सा? आम। आम ज्यादा उगाए जाते हैं। केला का एक पेड़ में मुलक हो जाते हैं। ठीक है ना? भाई कम जगह में बहुत हो जाते हैं ना। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल की जाती है फल में? आम। सबसे ज्यादा पैदा क्या हो जाता है? लगाए आम जाते हो, केला जाता है। ठीक है ना? और जमीन है कौन के पास? महाराष्ट्र के पास ज्यादा। ठीक है? क्या हो गया? हाँ, तो ये तो दिया है हमारे पास। आम कितना संसार का कितना है? 40। पपीता कितना है? 43। नींबू कितना है? 17। और केला कितना है? 25। कौन बताएं? कौन बताएं? मर जाओ रे, तुम दो ही हैं। तुम्हें तो डारे आएंगे गुरु हो बिल्कुल ही। मतलब ये नहीं देख रहा हो कि जी झंकाए ना लेके, देखना जहां पे लड़ रहे हैं जी। पर निजा नहीं आ रहा हो जो 43 लग रहे हैं, जो 40 लग रहे हैं। मतलब जाए उठा के झनक दे हम, फिर तो संतुष्ट हो जाओगे। मतलब दिक्कत का हो गई जी, आप पहले लिख रहे हैं।
ये है भारत में संसार का 40-37% आम है, मतलब आम हमारे पास, मैं ये बता रहा हूं, सबसे ज्यादा किस्में और सबसे ज्यादा विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं आम का हम। ठीक है ना। पपीता तो और भी देश कर रहे हैं, पर आम और कहीं होता ही नहीं। आपको पढ़ाया गया है ना, आम सबसे ज्यादा हम ही भेजते हैं विदेशों में। मैंने ये बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा आम जो रहता है विदेशों में भारत पहुंचाता है। और एक आम तो आप जानते हो, नाम भूल गया मैं उसका, केवल मध्य प्रदेश में होता है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? नाम सही नहीं पड़ रहा है कान में। नूरजहां? नहीं 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 नहीं, नूरजहां नहीं है। नूरजहां माला वो जबलपुर में है ना, 2-3 लाख रुपये किलो मिलता है वो। नहीं पड़ा? नहीं पता? अरे कैसे आदमी हो? अरे यार, आम ही नहीं देख पाए ऐसे तुम। 3 लाख रुपया से 5 लाख रुपया किलो मिलता है, कैसे हो? पता नहीं है? नहीं है पता तो तुम मत करो पता। विश्व के 3 शीर्ष फल उत्पादक राष्ट्र, सोच कर देखो पेड़ की और बगीचा की रखवाली कैसे हो रही होगी। बंदूक ले खड़े नहीं थे। ये आम हम देखते हैं पीले कलर का होता है, वो नहीं होता पीले कलर का, वो होता है बैगनी कलर का, शुगर फ्री पूरी तरीके से, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही मीठा और बहुत ही विटामिन वाला होता है। विश्व के 3 शीर्ष फल उत्पादक राष्ट्र देखिए, आम, केला, अमरूद कहां हो रहे हैं सबसे ज्यादा? पपीता कहां हो रहे हैं? पढ़त रहे हो वार्तानाकार, पढ़ लो अच्छे से, भारत याद कर लो अकेला। नींबू, सेब में 5वें स्थान पे भारत हैंगे। भारत पढ़ना है, ठीक है ना। पहला देखो, या तो हम मिलेंगे या चाइना मिलेगा, या तो हम मिलेंगे, मतलब 99% यही है, या तो भारत या चीन। और अगर तीसरे की बात आई तो यूएसए जाएगा अधिकतर। अंगूर कहां पर हो रहे हैं? चीन। हम कौन से पर हैं? 7वें पर। संतरा, ब्राजील। हम कौन से पे हैं? दूसरे पर। नारियल, और हम, नारियल सबसे ज्यादा कहां होते हैं? इंडोनेशिया में। विश्व के शीर्ष 5 खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र, प्रथम चीन, द्वितीय यूएसए, तृतीय भारत, चतुर्थ रसिया। खाद्यान्न समझ गए? गेहूं, चावल सबसे ज्यादा कहां होते हैं? चाइना में। हम कौन से पे हैं? तीसरे पर। भारत के शीर्ष 3 खाद्यान्न उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पता है ना ये तो। सेकंड पे अपन, थर्ड पे पंजाब। आओ थोड़ी भारत में कृषि की अलग अलग नाम, जो आप कुछ नाम पहली बार सुनेंगे खेतियों के। पहली खेती कौन सी है? कवर क्रॉप। नाम सुना है कवर क्रॉप का? कैसी होती है? आओ देखो। ऐसी फसलें भूमि को ढककर रखती हैं तथा भूमि को क्षरण से बचाती हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे उड़द, मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया। ये कहलाती है कौन सी फसल? कौन सी? कवर क्रॉप। अगली है कौन सी? समोच्च कृषि या काउंटर क्रॉप। समोच्च रेखाओं पर या इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली फसलें काउंटर क्रॉप कहलाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि तथा जल संरक्षण होता है। लाइन से ऐसी, ठीक है ना। तो मिट्टी को अपने पास पकड़ के रखती हैं। आपने देखा होगा कि नदियां या तालाब जो रहते हैं, तालाब अधिकतर तालाबों की बाउंड्री जो रहती है उनपे पेड़ उगाए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? मिट्टी का कटाव नहीं होता है, मिट्टी बंधी रहती है ऐसे। अगली कौन सी है? बॉर्डर या गार्ड क्रॉप। कुछ फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में या जंतुओं से सुरक्षा हेतु मुख्य फसलों के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें प्रायः कांटेदार होती हैं। चने के खेत के चारों ओर कुसुम परें इसी उद्देश्य से लगाई जाती हैं। मतलब फसल है तो दूसरी चारों तरफ ऐसी फसल लगा दो कि कोई घुस ही ना पाए, ठीक है ना। अब गांव में क्या करते हैं? फसल तो नहीं लगाते हैं, तो आप जानते कांटेदार वृक्ष लगा देते हैं, या कांटेदार वृक्ष को तोड़कर लगा देते हैं। तो आप गांव में आपने देखा होगा तो बार कहते हैं अपने इधर, ठीक है ना। बगानी फसलें नारियल, ताड़, सुपारी, काकुआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर को क्या किया जाता है? बगानी फसलें कहा जाता है। कौन सी? अगली कौन सी है? कैच या इमरजेंसी क्रॉप। देखना इमरजेंसी क्रॉप भी होती हैं जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है। मुख्य फसल गेहूं हो गई, चना हो गए, तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी ऋतु को पकड़ने के लिए उगाई जाती हैं,
ठीक है ना, बो दो भैया, जैसे सब्जी है वो तो जल्दी हो जाएंगी। फिर आती है कौन सी, ट्रैप क्रॉप, ऐसी फसलों को उगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कटी पतंग को फंसाया जाता है। मतलब फसलें ऐसी होती हैं, इन्हें पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। जैसे क्या लिखा है, ओरेंचे को तुलेंसियस कुल पौधे द्वारा, स्ट्राइगा को सोरगम द्वारा, कॉटन रेड बग को कपास के चारों ओर भिंडी उगाकर नियंत्रित तथा फंसाया जाता है। देख रहे हैं आप, कपास होता है, कपास में कीड़ा लगता है, उसे बचाने के लिए उसके चारों का लगाई जाती है, भिंडी लगाई जाती है। ठीक है ना, ऐसी चने की खेती होती है। चने में क्या होता है, चना है, इल्ली लगती है ज्यादा, तो उसमें सरसों लगा देते हैं, या बीच बीच में कुछ लकड़ी गाड़ देते हैं, सोयाबीन में भी गाड़ दें, चिड़ियाँ आएंगी, बैठेंगी, इल्ली खा जाएंगी। तो ऐसी कुछ फसलें भी होती हैं जिन्हें क्या है, ऐसे जीव पलते हैं इनमें जो यहां से खाना प्राप्त कर लेते हैं, जो जे बच जाती हैं। ठीक है ना। अगली कौन सी है, एनर्जी क्रॉप, तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खेती की जाती है। गन्ना, आलू, मक्का, टिपियोका या जेट्रोफा, इन्हें कहते हैं कौन सी, एनर्जी क्रॉप। कौन सी, नाम ध्यान रख लीजिए, पेपर में पूछा इनमें से कौन सी एनर्जी क्रॉप नहीं है, नहीं तुम कहो एनर्जी, एनर्जी सबसे मिलता है। एनर्जी का मतलब यहां पे क्या है, तरल, लिक्विड। अनुवांशिक संशोधित फसल, जीएम फसल के वे फसल हैं जिनमें अनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर मनोवांछित गुणों से युक्त फसल को प्राप्त किया जाता है। जीएम तकनीक का प्रयोग सबसे पहले 1990 में किया गया। इसके द्वारा सर्वप्रथम टमाटर की जीएम फसल को सन 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त किया गया। आपके लिए क्वेश्चन आया था बैगन का, ध्यान है, पीएससी में, क्या फायदे हैं। नहीं आया था, क्या आया था पहले जो बता दो, पढ़ा था तुमने, कब आया था, तुमसे तो अच्छा मैं ही हूँ यार, पेपर तुम दे तो याद मुझे रहे थे। अनुवांशिक फसलें, या उसमें नाम आया था कि इसमें आप जानते हैं कि रोग कम लगते हैं, फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा था, पढ़ ली है ना पीएससी में। जैविक कृषि, सिक्किम देश का पहला संपूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य बन गया। राज्य में लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि में सिर्फ जैविक खेती होने लगी है। तो आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा, मतलब सिक्किम देश का पहला संपूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य, और सबसे ज्यादा जैविक कृषि होती कहां है, मध्य प्रदेश में। एकीकृत कृषि प्रणाली, ऐसी पद्धति जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ फल, फूल व सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और वानिकी आदि को भी कृषि के साथ एकीकृत किया जाता है। तो कहलाती है वो कौन सी, एकीकृत कृषि प्रणाली। ठीक है ना, आजकल तो सब ऐसे ही करने लगे, एक फसल के साथ वहां आप किसान गाय भैंस भी पाल रहा है, दूध बेच रहा है, फल भी लगा रहा है, बागानी फसलें भी करता है और मुख्य फसल भी करता है। ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, एकीकृत कृषि प्रणाली, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आईएफएस। जीरो टिलेज प्रणाली, कृषि की वह प्रणाली जिसमें फसलों को काटने के बाद उसके अवशेष को खेत में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे उर्वरक की बचत होती है तथा खेत को बार बार जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी को क्या कहलाता है, जीरो टिलेज प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है, जैसे गेहूं को तो जला दिया जाता है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे उड़द वगैरह होती है, नहीं होती तो ऐसी छोड़ देते हैं। इससे क्या फायदा मिल जाता है, उड़द की फसल देखी है कब होती है, सोयाबीन देखा है, सही में, सही में, तो सोयाबीन की सिंग उड़द नहीं होगी। सोयाबीन की खेती करेंगे तो उड़द की खेती अब होगी कि नहीं होगी, अब बरसात के बाद कब बोएगो, सोयाबीन और उड़द बोएंगे। उड़द कभी कभी नहीं होती है तो किसान उसे काटता नहीं है, खेत में ही छोड़ देता है, क्योंकि वो खाद बहुत अच्छा बनाती है। ऐसा सुन रखा होगा तुमने, अब अच्छा है सुन लिया हो तो। वर्ष 1947 में अमेरिका कृषि वैज्ञानिक एडवर्ड फॉकनर ने इस पद्धति को प्रतिपादित किया था। ये ध्यान रखना, कौन सी पद्धति को किसने किया था, कहां के थे, कब की थी। यह एक संरक्षणवादी खेती है। इस तकनीक का उपयोग कर भूमिगत जल के स्तर को नीचे गिरने से बचाया जा सकता है। ठीक है ना, तो भूमि के जल को नीचे गिरने से कौन सी तरीके से बचाया जा सकता है, जीरो टिलेज प्रणाली। शस्य गहनता पढ़ा दिया ये मैंने आपको, ध्यान हो तो। शस्य गहनता एक वर्ष में कुल बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात होता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला शस्यव्रत, ये छोड़ो, कृषि साख, साख दे, कृषि साख मतलब होता है केसीसी मिलता है, नाम सुना है केसीसी का, ऋण मिलता है किसानों को, वही है कृषि साख।
केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के तहत निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों को अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आती है? कृषि और कृषि संबंधित उद्योग आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों पहले यहाँ क्यों? तो बैंकों को जो भी लोन देता है उसका 40% किसानों को देना पड़ेगा, मतलब कृषि संबंधित चीजों को देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। देश में सर्वाधिक सहकारी बैंक महाराष्ट्र में है। कोऑपरेटिव बैंक सबसे ज्यादा कहां मिलेंगी? महाराष्ट्र में मिलेंगी, ठीक है ना। सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण केवल आंशिक होता है, पूर्णतः नहीं होता है, आंशिक होता है। नाबार्ड स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह कमेटी की संस्तुति पर। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इसका फुल फॉर्म याद रखना नाबार्ड का, पढ़े एक बार। अब नोट पढ़ लो। ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना है, जिसकी स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत 1995 में की गई थी, ठीक है ना। विशेष ऋण उपलब्ध कराता है कौन? ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि, RIDF। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। किसके अंतर्गत हुई थी? नाबार्ड के अंतर्गत हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना 2 अक्टूबर 1975। कौन सी समिति पर? M नरसिम्हन समिति। ग्रामीण बैंकों की स्थापना कौन सी समिति ने करी थी? भूमि विकास बैंक स्थापना 1929। सबसे पहले कहां पर? मद्रास में। यह बैंक कृषकों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब ऋण देता है। कौन? भूमि विकास बैंक। अपने हर जगह है भूमि विकास बैंक, अब बंद होते हैं, कगार पर है, पर हैं अभी भी। अब मंडी में जाओगे तो भूमि विकास बैंक में हर मंडी में मिल जाती है, क्यों? वो किसानों के लिए होती है। कृषि उपजों का मूल्य निर्धारण। भारत में कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP होता है। नाम सुना है MSP? कौन कौन ने सुना है? की घोषणा भारत की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर फसलों के बुआई क्षेत्र के आरंभ में किया जाता है। तो देखिए MSP घोषणा कौन करता है? CACP। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। MSP घोषणा भारत की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर फसलों के बुआई क्षेत्र के आरंभ में किया जाता है। या तो CACP याद करना है या CCEA याद करना है, दो नाम याद करना। CCEA, अगर CCEA कर रहा है तो घोषणा पता कौन रहा होगा? CACP। और अगर ये नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट यही बोल रहा होगा CACP। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार की जाती है, ये भी ध्यान रखना। CACP 2 बार MSP घोषणा करता है, ठीक है ना। MSP कृषि उपजों का मूल्य निर्धारण न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर होता है, ठीक है ना। छोड़ो, वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों, खरीफ की 17, रबी की 6 के लिए घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो छप सकता है पेपर में ऐसा कैसा। MSP कितनी फसलों का है? और ज्यादा कठिन बनाने के लिए खरीफ और रबी दे सकता है। खरीफ कौन सी होती है? खरीफ गर्मी में। अब ये खरीफ बोवेगी कि नहीं बोवेगी? और रबी ठंडों में। तो खरीफ की कितनी और रबी की कितनी? 6। इनके लिए क्या किया? घोषित किया गया है MSP। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देखो, CACP फुल फॉर्म पढ़ो इसका, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। स्थापना कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु खाद्य मूल्य नीति समिति 64 की सिफारिश पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग APC का गठन प्रोफेसर ML दांतवाला की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। का एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, सीधा सा मतलब है CACP की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ML दांतवाला। इनकी अध्यक्षता में ही काय की स्थापना की गई थी? CACP। कब की गई थी? 65 में। 65 में की गई थी ना। CACP की स्थापना कब की गई थी? 65 में। कौन सी समिति थी? ML दांतवाला समिति। बस इतना सा ध्यान रखना है, 65 में दांतवाले ने करी थी। काय की? CACP की। 85 में कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित कर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। मतलब APC का नाम क्या कर दिया गया? CACP। कब? 85। खैर इतना नहीं पूछेगा वो। मुख्यालय कहां है इसका? कार्य क्या है इसका? MSP बनाना। क्या बनाना? उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य। देखिए FRP, गन्ना के लिए FRP होता है, हमारी फसलों के लिए MSP होता है। तो FRP और सुन लीजिए, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिले किसानों से खरीदे
गए गन्ने को भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए, मतलब मिल। हमारे मंडी में जाता है गन्ना, कहाँ जाता है? मिल में शक्कर बनने के लिए जाता है कि नहीं? तो मिल में जाता है, वहां का है एफआरपी, और मंडी के लिए क्या है? एमएसपी। जो गन्ने की डिलीवरी की तारीख के 14 दिन के भीतर भुगतान के लिए अनिवार्य करता है, कानूनी है भैया, है ना, 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाए। यह भी किसके द्वारा किया जाता है? सीएसीपी के आधार पर निर्धारित तथा आर्थिक छोड़ो। एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन को लेकर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये कुछ नहीं जाना है, एफआरपी ध्यान रखना गन्ने के लिए है, बस इतना सा। प्रतिरोधक भंडार, बफर स्टॉक, नाम सुना है? बफर स्टॉक तुम्हारे घर में है? बफर स्टॉक खेती तो होती ही होगी। अच्छा, खेती नहीं, गेहूं तो खाते होगे, आटो खाते हो? अच्छा, ऐसा होता है वो आटो पूरा खत्म हो जाते हो तो एक बार बाजार जाते होगे, तो क्या होता है? पहले ही, पहले आटो घर में ही धर लेते, तो क्या धरा रहता है? गेहूं, वो ये आपका बफर स्टॉक। समझ में आएगा? बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का मतलब होता है स्टोर करना पहले से ही। यह एक प्रारक्षित भंडार होता है जिसका उपयोग फसल खराब होने की स्थिति में संपूर्ण देश में अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे आपके इधर देख रहे हैं वेयर हाउस, देखें एफसीआई, ये क्या होते हैं? बफर स्टॉक होता है इनमें। बफर स्टॉक बनाए जाने के उद्देश्य से ही भारत ने 1954 में अमेरिका के साथ पीएल 480 समझौता किया था। बफर स्टॉक के लिए अमेरिका के साथ समझौता है, और समझौते का नाम क्या है? बस आप पूछ सकते हैं पीएल 480 समझौता किससे संबंधित है? इससे बफर स्टॉक किसके साथ किया है भारत ने? ठीक है ना, कब किया था? 1 अप्रैल 23 तक देश में अनाज छोड़े से। अभिजीत सेन समिति की संतुष्टि देखिए, अभिजीत सेन समिति की संतुष्टि, सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए अभिजीत सेन के नेतृत्व में वर्ष 1997 में इस समिति का गठन किया था। समर्थन मूल्य के लिए, समर्थन मूल्य मतलब क्या हो जाता है? एमएसपी हो जाती है? नहीं होता है क्यों? हाँ, उसे एक बार और लाने के लिए, उस पर और चर्चा करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? अभिजीत सेन समिति। इस समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में निम्न मदों की शामिल किया था: प्रत्यक्ष कृषि लागत, अप्रत्यक्ष कृषि लागत, बस ये ध्यान रखना है, केवल इतना सा ध्यान रखना है। एमएसपी को पुनर्निर्धारित करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? अभिजीत सेन समिति, ठीक है ना। सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग देखिए, सहकारी विपणन व्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत कृषक एवं उत्पादकों द्वारा उत्पादित फसलों को, उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने संबंधी सभी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। खैर ये छोड़ो इसको। सहकारी विपणन ढांचा, नाफेड का नाम सुना है? कृषि संबंधित काम करता है। पूर्ण नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ। स्थापना 2 अक्टूबर 1958। बस ये दोनों चीजें ध्यान रखना। स्थापना कब हुई थी? 1958। पूरा नाम क्या है नाफेड का? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड, ठीक है ना। नाफेड अनाज खरीदता है, क्या खरीदता है? अनाज खरीदता है, मार्केटिंग करता है, बीज उपलब्ध कराता है किसानों को। सरकारी सरकारी बीज आते हैं ना, कौन उपलब्ध कराता है? नाफेड कराता है, ठीक है ना। ट्राइफेड और पढ़ लीजिए, एक नाफेड होगा एक ट्राइफेड है। पूर्ण नाम क्या है? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। स्थापना 1927। पूरा नाम पढ़ो इंग्लिश में, इंग्लिश इंग्लिश। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्राइबल के लिए है, ठीक है। नाफेड पूरे देश के लिए, और ट्राइफेड केवल किसके लिए? जनजातियों के लिए। बस इतना सा ध्यान रखना है। देखो लिख रहा है ना, जनजातीय लोगों का शोषण रोकने के लिए किया, स्थापना काय की गई थी? ट्राइफेड की। कृषि संबंधित विभिन्न क्रांतियां, पहली कौन सी है? हरित क्रांति। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 66-67 के नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादों में तीव्र वृद्धि से है। सभी पता है हरित क्रांति का मतलब कहा से? फसलों से, और फसलों में भी कहा से? ज्यादा पैदावार हो, कम क्षेत्र में ज्यादा पैदावार। 1968 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो अमेरिका वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की। भारत में पैदा हुआ, दिख रहा है ना, पढ़ो इसको ऊपर वाली लाइन को।
मतलब एक बार में हमने 50 लाख टन की बढ़त के साथ गेहूं उत्पादन कर दिया। ऐसा जब हुआ तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे क्या नाम दिया? ये नाम ध्यान रखना, किसने नाम दिया है? उक्त उपलब्धि 1960 के दशक में मध्य में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने ब्रीडिंग द्वारा नई नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की, जिसकी प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। मतलब ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन कहां से हुआ था? मैक्सिको की गेहूं के बीज से। खैर ये तो पूछेगा नहीं, पर यह ध्यान रखना हरित क्रांति का नाम किसने दिया है? वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को है। सबको पता है ये तो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर केवल क्षेत्र विशेष तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि तक सीमित रह गया। ठीक है ना? हरित क्रांति का हरित क्रांति 2 कब आई? 6 में, अप्रैल 2006। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को वर्ष 2015 तक दोगुना। वेरी वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में हरित क्रांति सेकंड और उसकी उपलब्धियां दी गई हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये खत्म। श्वेत क्रांति सबने देखी है, क्या इससे संबंधित है? दूध से। कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है इससे? वर्ग इसको हुआ, ठीक है ना? ऑपरेशन फ्लड इससे संबंधित है। 3 चरणों में संपन्न ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 70 से 68, दूसरा 78 से 85 और तीसरा 85 से 95। मतलब ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? गुजरात के आणंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये तो सबको पता है, अमूल कहां की है, लेकिन राजस्थान की कौन सी है? सरस डेयरी, ये ध्यान रखना है। पीली क्रांति का सबको पता है। हरित क्रांति के दूसरे चरण के रूप में, पढ़े से, हरित क्रांति के दूसरे चरण के रूप में 85 से 90 की पंचवर्षीय योजना में पीली क्रांति को तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। पीली क्रांति भी हरित क्रांति में ही संबंधित है। क्या? नहीं नहीं, चरण, वो हरित क्रांति 2 है। भारत में पीली क्रांति के जनक किसको माना जाते हैं? सैम पित्रोदा। भारत में राजस्थान सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में इन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सुना था नाम? सुना था? नहीं सुना तो ध्यान रखो। गोल क्रांति, गोल क्रांति, गोल कौन होता है? आलू, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य। वैश्विक स्तर भारत का आलू उत्पादन में दूसरा, पहले नंबर पे चाइना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सभी पता है शिमला में है। कहां पर है? ये आलू की किस्में दी हैं, उसका ले पूछे तो। नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे? अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को जाना जाता है, ठीक है ना? अब ये जनक याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? मछली सबसे ज्यादा कहां हो रही है? कर्नाटक में। केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है? मुंबई में। नीली क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? चीन विश्व में सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का उत्पादन है। समुद्र से संबंधित जो भी खावे पीवे की चीजें कहां हो रही है? चीन में ही हो रही है, वे ही खा रहे हैं। गुलाबी क्रांति का संबंधित है झींगा मछली, मतलब केकड़े देखे? हाँ भाई, झींगा मछली है, इसे गुलाबी क्रांति। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। देख देख बड़े केकड़े मिलते हैं, पता नहीं कैसे खा जाते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है। कैसे? कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। इसके लिए इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने और बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना है। दूसरा क्रांति कहां से है? उर्वरक से। कैसे? रजत क्रांति कहां से? अंडे और मुर्गी पालन, ठीक है ना? शीर्ष 4 अंडा उत्पादक राज्य कौन से हैं? आंध्र, तमिल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। सुनहरी क्रांति का संबंधित है बागवानी, ठीक है ना? और वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन में। काय में? इंद्रधनुष क्रांति जुलाई 2000 में नई
राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा में हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति की शुरू किया गया। सबरी क्रांति मिलाकर बन गई। इंद्र, उसमें क्या है, सबरे कलर होते हैं कि नहीं, तो सबरी क्रांतियों को मिला के कब बना दिया, कब बनाया, 2000 में। सदाबहार क्रांति देश के सालाना खाद्यान्न उत्पादन को मौजूदा स्तर से दुगुना करने, 400 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रारंभ की गई कौन सी, सदाबहार क्रांति का लक्ष्य कितना है, 420 मिलियन टन। लाल क्रांति, टमाटर और मांस। भारत में लाल क्रांति की जनक कौन है, विशाल तिवारी। टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र। और मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अन्य कृषि क्रांतियां, भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायनों से आत्मनिर्भरता के लिए भूरी क्रांति की, जिसे दूसरा क्रांति कहा गया। हरित सोना क्रांति पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसे शुरू किया गया, कौन सी, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया, कौन सी, बादामी का संबंधित है मसाला से। स्वर्ण रेशा क्रांति का से है, जूट से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का से है, चाय से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का से है, कपास से। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि, खाद्यान्न देखा ना अभी, 420 मिलियन टन। सैफरॉन क्रांति, केसर, सैफरॉन किसे कहते हैं, केसर से। खत्म, कृषि खत्म।